नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाषा खंड हमने शुरू किया है, आज दूसरा दिन है। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो टॉपिक शुरू किया है, जो टॉपिक की लिस्ट है हमारी, उसमें से 11 नंबर जो टॉपिक है मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, इससे हमने शुरुआत की थी। क्योंकि हिंदी हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम जानते हैं, उसको समझना आसान होगा, तो एक सरल टॉपिक से हमने शुरू किया है जो हमने बचपन में भी पढ़ा है। अपने 6, 7, 8 में हम कहीं ना कहीं हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, वही चीज़ें हिंदी की व्याकरणिक संरचना में आती हैं। तो हिंदी की व्याकरणिक संरचना में हमने 4 चीज़ें कल पढ़ी थी। हिंदी की पद संरचना पढ़ रहे थे हम, और इसमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण व्यवस्था पढ़ लिया था। आज जो बाकी टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक के सब टॉपिक, इसके मेन टॉपिक के जो सब टॉपिक्स हैं, वो सारे आज हम करेंगे। और फिर कल हम क्या करेंगे, अगले जो 3 दिन है उसमें एक एक करके अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, ये 3 टॉपिक आने वाले 3 दिन में करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा रखूँगा इस बार से, भाषा खंड वाले वीडियोज़। मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद भी कराता हुआ चलूँ। तो हर वीडियो के लास्ट में मैं एक समरी टाइप से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक में ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कल जो हमने शुरू किया था उसमें एक चार्ट हमने बनाया था कल, उस चार्ट को देखिए, उसी से हम वापस शुरू करेंगे कि हिंदी के अगर व्याकरण को हमें समझना है तो हमें 4 चीज़ें समझनी होंगी। पहला है पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना। पद संरचना में विकारी तत्व में हम विशेषण तक कल पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो बाकी के सारे टॉपिक, क्रिया से लेकर ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिया विशेषण हैं, योजक चिन्ह वगैरह आप ध्यान रखते हैं, संबोधक चिन्ह होते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ये अविकारी हैं। लेकिन कारक व्यवस्था और लिंग वचन काल, वाक्य संरचना, इन पे सवाल पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक्स को देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे किससे, क्रिया व्यवस्था से, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये हम कल कर चुके थे। देखिए थोड़े नोट्स थोड़े से ऐसे छोटे छोटे शब्दों में लिखे हुए हैं, लेकिन जब मैं आपको इसको एक बार पढ़ा दूंगा तो फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर होती भी चली जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और थोड़ा सा मैं जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी उनको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा, या फिर MTR लिख दूंगा, मुझे तुम रटो। MTR भाई मेरा कोड याद कर लो आप सब लोग। MTR का एक मतलब तो है मैटर टू रिमेंबर, और दूसरा है मुझे तुम रटो, मतलब ये चीज़ें याद करनी है, आसान तरीका है याद करने का, ठीक है। अपने नोट्स में लिख लिया करो, जहाँ भी लगे ये चीज़ तो मुझे याद करनी है, गोला मार के MTR कर दो। जब नोट्स पलटोगे तो याद रहेगा कि भाई ये चीज़ मुझे याद करनी है, ठीक है, क्लियर है। तो MTR कल से जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, अपभ्रंश से पढ़ाऊंगा, तो जो MTR चीज़ें होंगी वो मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा, क्लियर है सबको। तो चलिए, हिंदी की जो क्रिया व्यवस्था है, तो हम वही कहेंगे कि भाषा का वह विकारी पद जिससे करना या होना सूचित होता है, जिससे करना या होना सूचित होता है, उसको क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, क्रिया, करना या होना, ये MTR है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था के तहत क्रिया के कितने भेद हैं। तो पहला जो भेद है वो है सकर्मकर और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। मैं थोड़ा गलत बोलता हूँ इसको, सकर्मक अकर्मक नहीं, ये है सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। मतलब जिस ऐसी क्रिया जिसमें कर्म है या कर्म नहीं है। कर्म अगर है तो वो होगी सकर्मक, और अगर कर्म नहीं है तो वो होगी अकर्मक, ठीक है। फिर दूसरा जो भेद है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होगी, एक या एक से अधिक क्रिया, जब एक से अधिक क्रिया, एक ही क्रिया होगी तो सकर्मक या अकर्मक होगी, और अगर एक से अधिक क्रिया होगी तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे, ठीक है। तीसरा जो भेद है वो है समापिका या असमापिका क्रिया, समापिका या असमापिका क्रिया, ठीक है। यदि वाक्य के अंत में विधेय पक्ष में क्रिया आती है, देखिए एक वाक्य के 2 पार्ट होते हैं, शुरुआती पार्ट और एक बाद का पार्ट। शुरुआती पार्ट को बोलते हैं उद्देश्य, और जो बाद वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं विधेय।
यदि आपकी क्रिया विधेय पक्ष में आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, समापिका। उसको क्या कहेंगे, समापिका क्रिया। और यदि वह विधेय पक्ष में नहीं आए, क्रिया अंत में नहीं आए और कहीं आ जाए तो उसे हम कहेंगे असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया। ठीक है। चौथा जो प्रकार है वो है प्रेरणार्थक व नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक व नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होता है, जो क्रिया में प्रेरणा दे, प्रेरणा दे। ठीक है ना, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, प्रेरणार्थक व नाम धातु। पहले इनके उदाहरण देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक तो मैंने बता दिया, जिसमें कर्म की उपस्थिति होगी वो सकर्मक हो गया, और अकर्मक कौन सा हो गया, जिसमें कर्म की उपस्थिति नहीं होगी। अब कर्म क्या होता है, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसको क्या कह देंगे, कर्म कहेंगे। बचपन में पढ़ा होगा आपने, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो क्या होता है, कर्म होता है। राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या है, मारा। कर्ता कौन है, राम। मारने से किसको प्रभाव पड़ा, रावण को, तो रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। क्लियर है। संयुक्त क्रिया की हमने बात की, एक से अधिक क्रिया होगी तो उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। और संयुक्त क्रिया के विभिन्न भेद हैं, उन भेद को देख लेते हैं। एक होता है मुख्य क्रिया, एक होगी संयोजी क्रिया, एक होगी रंजक क्रिया, और एक होगा सहायक क्रिया। ठीक है, एक एक की परिभाषा देखते हैं। मुख्य क्रिया तो जो मुख्य क्रिया है, जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है, जो प्राइमरी काम हो रहा है, उसको कहेंगे मुख्य क्रिया। संयोजी क्रिया क्या होगी, जो मुख्य क्रिया के पक्ष या वृत्ति को बताती है। मुख्य क्रिया के पक्ष या वृत्ति, वृत्ति मतलब प्रवृत्ति या वृत्ति को बताती है। जैसे राम तेजी से चलता जा रहा है, तो मेन काम क्या कर रहा है, चल रहा है वो, तो चलता क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। संयोजी क्रिया होती है चलता जा रहा है, जो चलने की प्रवृत्ति को बता रहा है, चलने की वृत्ति को बता रहा है, चलने के पक्ष को बता रहा है, वो क्या कहेंगे, उसको कहेंगे संयोजी क्रिया। तो यहाँ पर संयोजी क्रिया हो गई जा रहा है। ठीक है, ऐसे उदाहरण आपको एग्जाम में देने हैं। फिर तीसरा जो है वो है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या है, जो क्रिया को विशिष्ट छवि या अर्थ प्रदान करता है। जैसे गिर पड़ना, गिर पड़ना, तो इसमें क्या होगी, पढ़ना क्या होगी, रंजक क्रिया। विशिष्ट अर्थ, गिर पढ़, मतलब गिर तो वैसे भी सकता है, पड़ गया है ना, तो उसमें क्या होगा, विशिष्ट अर्थ दे रहा है या छवि प्रदान कर रहा है। फेंक, फेंक दिया, फेंक देना, फेंक कर दे दिया, मतलब समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, क्रिया को एक विशिष्ट अर्थ मिल रहा है, तो इसे कहेंगे हम रंजक क्रिया। क्लियर है। सहायक क्रिया क्या हुई, सहायक क्रिया वो हुई जो क्रिया की उत्तरपदी होती है और उसी पर निर्भर होती है, क्रिया के ऊपर ही निर्भर रहेगी, उसे क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। क्रिया की उत्तरपदी होगी और उसी पर निर्भर रहेगी। जा रहा है, इसमें जो है वो क्या है, सहायक क्रिया है, वो क्या है, सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया होगी जो मेन क्रिया है, संयोजी क्रिया होगी जो उसकी पक्ष या वृत्ति को बता रही है, रंजक क्रिया होगी जो क्रिया को छवि प्रदान कर रही है या विशिष्ट अर्थ प्रदान कर रही है, और सहायक क्रिया जो क्रिया की उत्तरपदी है, क्रिया के बाद जो चीजें आ रही हैं उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। तो ये संयुक्त क्रिया के भेद हो गए। ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। फिर हमने बात की समापिका व असमापिका। समापिका मैंने क्या कहा कि अगर क्रिया विधेय पक्ष में आ रही है तो उसे समापिका कहेंगे, और अगर कहीं और आ रही है तो उसे असमापिका कहेंगे। असमापिका को कृदंतीय क्रिया भी कहते हैं। और कृदंतीय क्रिया, कृदंत रूप जो बनते हैं वो 4 प्रत्ययों से बनते हैं। वो किससे बनेंगे, 4 प्रत्ययों से बनेंगे। ताती ते, ये प्रत्यय हो सकते हैं आ ई ए, नानी ने, और कर प्रत्यय। जैसे बैठा, बैठी, सुना, सुनी, सुनकर, ये क्या है, ये कृदंत क्रिया के उदाहरण है। ये क्या है, कृदंत क्रिया के उदाहरण है। ठीक है। अगर वाक्य की प्रवृत्ति सरल है, अगर वाक्य की प्रवृत्ति क्या है, तो उसके लिए जरूरी है कि क्रिया कहां पर आएगी, समापिका के रूप में आएगी, अंत में आएगी क्रिया। क्लियर है। तो ये हो गया समापिका व असमापिका क्रिया। ठीक है। फिर है आपका प्रेरणार्थक व नाम धातु क्रिया। चौथा जो है प्रेरणार्थक, मैंने आपको बताया जो प्रेरणा दे। कर्ता की प्रेरणा से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अगर क्रिया हो
तो वो क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक। कर्ता की प्रेरणा से, प्रेरणा कौन देगा, कर्ता देगा। और काम किससे होगा, किसी अन्य व्यक्ति से काम होगा, ठीक है। प्रेरणा देगा कर्ता और किसको देगा, किसी अन्य व्यक्ति को, और उससे क्रिया करवाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मरवाना, तुड़वाना, लड़वाना, झगड़वाना, ये हो गया किसी, झगड़वाना मतलब किसी और से झगड़ा करवा रहा है, और प्रेरणा कौन कर रहा है, कर्ता प्रेरणा दे रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। नाम धातु क्या क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी कि जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा या विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तन के साथ होता है, उसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। मतलब पद क्या होगा, संज्ञा होगा या विशेषण होगा, और उससे किसका होगा, क्रिया का निर्माण होगा, उससे क्रिया का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। जैसे उदाहरण है, हाथ क्या है, हाथ एक संज्ञा है, लेकिन हथियाना ये क्या होगी, क्रिया होगी, तो इसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया, क्योंकि ये संज्ञा से इसका निर्माण हुआ है। ऐसे ही विशेषण है गर्म, ऐसे ही विशेषण है क्या है, गर्म, तो गर्माना, गर्माना क्या हो गई, क्रिया हो गई, तो इसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया होंगे। तो प्रेरणार्थक समझ में आया, नाम धातु आया, उदाहरण आपको समझ में आ गए। एक एक दो उदाहरण ही एग्जाम में लिखने होते हैं। फिर ये हो गया, क्रिया के भेद हो गए, 4 भेद हमने पढ़े, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया, समापिका, असमापिका, प्रेरणार्थक और नाम धातु। अब बात करते हैं कि क्रिया में विकार कौन कौन उत्पन्न करेंगे, मतलब क्रिया की वजह से क्रिया में क्या क्या चीजें बदलेंगी जिसकी वजह से क्रिया में विकार आएगा, ठीक है। क्रिया के पद में विकार कब आएगा, किन चीजों से विकार आएगा, वो कहलाते क्रिया में विकार पैदा करने वाले तत्व। तो लिंग, वचन, काल, वाच्य, पुरुष और भाव की वजह से क्रिया में विकार आता है। लिंग, वचन, भाव, काल, वाच्य और पुरुष। अब देखो एक एग्जाम्पल से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। लिंग, पुल्लिंग होगा तो क्रिया अलग होगी, स्त्रीलिंग होगा तो क्रिया अलग होगी। राम जाता, सीता जाती, सीता जाता नहीं है, सीता जाता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, क्रिया का रूप बदल गया, किसकी वजह से, लिंग की वजह से, तो ये विकार पैदा कर रहा है। वचन, बच्चा गया, बच्चे गए, बच्चा गया, बच्चे गया, ये नहीं होता, बच्चे गए, इसका मतलब क्रिया का रूप बदल रहा है वचन से। काल से, राम सोया और राम सोएगा, तो क्या होगा, क्रिया का रूप बदल गया, ठीक है, लकाल की वजह से। वाच्य, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता पे फोकस होता है। रावण ने तीर चलाया, रावण ने तीर क्या किया, चलाया। रावण द्वारा, कर्म पे फोकस करेंगे, रावण द्वारा तीर चलाया गया, तो चलाया गया, तो ये क्या हो गया, वाच्य की वजह से विकार आ गया। भाववाच्य, चलना ही तीर का काम है, तो पूरा ही वाक्य बदल गया, तो वाच्य की वजह से भी विकार आएगा। जैसे मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, हम जाएंगे, तो मैं क्या हो गया, मैं और हम, तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, तो पुरुष की वजह से भी क्या हो गया, जाऊंगा, जाओगे, जाएंगे, बदल गई ना, क्रिया बदल गई ना, तो पुरुष की वजह से भी क्रिया बदलती है। और भाव, आदेशात्मक भाव होगा तो जाओ, रिक्वेस्ट भाव होगा तो प्लीज आ जाओ, है ना, और होगा, और कोई भाव होगा तो फिर बदल जाएगी, इन दोनों में नहीं बदला, लेकिन और कोई भाव होगा तो बदल जाएगा। प्रश्नवाचक भाव होगा तो चीजें बदल जाएंगी, तो क्रिया का रूप बदलेगा भाव से भी, ठीक है। तो ये क्रिया में विकार पैदा करने वाले तत्व हो गए। अब बात आती है क्रिया का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो संस्कृत और हिंदी में SOV भाषा बोलते हैं, SOV, इसको समझाता हूं, SOV, और अंग्रेजी होती है SVO, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, कर्ता, कर्म और क्रिया, ये होता है किसमें, संस्कृत और हिंदी में। अंग्रेजी में क्या होता है, कर्ता, क्रिया और कर्ता, क्रिया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कर्म, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया, ठीक है। राम कहाँ गया है, विद्यालय गया है, ठीक है। तो राम विद्यालय गया, तो देखिए राम कर्ता, फिर क्या आया, कर्म, और फिर क्या आई, क्रिया। ये किस में होता है, ये किसका है, ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, ये हो गया हिंदी में, ये किस में हो गया, हिंदी में।
अब देखिए अंग्रेजी में, देखिए राम विद्यालय गया कि अंग्रेजी करे, अंग्रेजी करते हैं, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, तो पहले क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, वर्ब, और फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो क्रम बदल गया। तो ये भाषाओं में फर्क है, ये क्रिया का क्रम की बात है। ठीक है, तो आसान है टॉपिक, देख लीजिए इसको। ठीक है, अब बात है, फिर यहीं पे क्रिया खत्म होती है। निष्कर्ष, अगर क्रिया पे सवाल आता है तो आप इस तरीके से निष्कर्ष लिखेंगे। हिंदी की क्रिया व्यवस्था काफ़ी वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक है। ये किसी में भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये अच्छी अच्छी लाइनें ऐसे पकड़ के रखो जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। मूल ढांचा संस्कृत से लिया गया है, किंतु पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में आधुनिक हिंदी के निर्माण की निरंतर प्रक्रिया में इसमें बहुत सी विशेषताएं अर्जित की हैं। ये किसी में भी लिख सकते हो आप, विशेषण में लिख सकते हो, कहीं पे भी ये निष्कर्ष लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा क्रिया का। क्लियर है, अब है अगला कारक व्यवस्था। तो कारक क्या होता है, कारक व्यवस्था का अर्थ उस संरचना से है जिसमें कोई संरचना पद या सर्वनाम पद किसी वाक्य में निश्चित संबंधों से युक्त स्थान ग्रहण करता है। मतलब एक कोई जो संज्ञा या सर्वनाम पद होगा वो किसी वाक्य में कौन से स्थान पर आएगा, ये बताता है कौन, कारक व्यवस्था। कौन बताता है, कारक व्यवस्था। एक ही हम एग्जाम्पल से सारे कारकों को समझेंगे, सारे कारकों को समझेंगे। कारकों का क्रम क्या है, इसको एमटीआर कर लो भाई, इसको एमटीआर कर लो। ठीक है, संबोधन, कर्ता, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण और कर्म। कर्म लास्ट में आएगा, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कर्ता और संबोधन। शुरुआत में आएगा संबोधन। अब ये वाला जो उदाहरण है इससे सारी चीजें क्लियर होंगी, ये आपके नोट्स में भी है। अरे मोहन, तुमने विद्यालय में खेल अध्यापक की अलमारी से बच्चों के लिए हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों चुराए? प्रश्नवाचक वाक्य है ये। ठीक है, अब क्रम देखो, अरे मोहन, ये है संबोधन कारक। कर्ता कौन है, तुमने, तो सर्वनाम शब्द है लेकिन कर्ता है ये, तो ये कर्ता कारक हो गया। विद्यालय में, अब देखिए ये क्या है, ये शब्द हैं, कौन से, संबोधन शब्द, कर्ता शब्द, ये विद्यालय में, खेल अध्यापक की अलमारी, ये क्या है, ये सारे शब्द हैं और ये एक वाक्य है। तो शब्द वाक्य में कहाँ कहाँ आएंगे, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कारक व्यवस्था, कि क्रम क्या होगा उन शब्दों के आने का। ठीक है, तो तुमने करता है तो तुमने पहले आएगा कि लास्ट में आएगा। ठीक है, ये कारक व्यवस्था है, ये क्या है, कारक व्यवस्था। तो कारक व्यवस्था का ये क्रम है, देखो, संबोधन, कर्ता आएगा, फिर अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण होता है भौगोलिक, कालिक या मानसिक आधार। भौगोलिक, कालिक या मानसिक आधार। तो यहां पर क्या है, भौगोलिक, यहां पर क्या है, कहां से, भूगोल, भूगोल का मतलब कहां से। तो विद्यालय में भूगोल कहां से बता, मतलब इस पूरे वाक्य में किस जगह की बात हो रही है, ये कौन बताएगा, अधिकरण, या कालिक भी बता सकता है। ठीक है, फिर है संबंध कारक, आसान होता है जो संबंध स्थापित करता है। फिर है अपादान। अपादान होता है अलग होने का भाव। क्या होता है, अलग होने का भाव, उसे क्या कहा जाता है, अपादान। ठीक है, तो चुराए क्या है, खिलौने, अलग कहां से हो रहे, अलमारी से। तो इसमें कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक हो गया। देखिए हमारा मेंस एग्जाम है तो हमें केवल लिख के आना है, वहां पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तरह सवाल नहीं आएगा कि बताओ इस जो वाक्य है इसमें अपादान कारक कौन सा है। तो आपको केवल याद रखना है एक सेंटेंस और उदाहरण के रूप में लिखाना है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपादान हो गया आपको अलग होने का भाव। संप्रदान क्या है, संप्रदान क्या है, देखिए उद्देश्य, वो कार्य किए जाने के उद्देश्य को बताता है। तो खिलौने क्यों चुराए गए, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों चुराए गए हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए हैं। वो किसके लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। करण कारक क्या बताता है कि किस साधन से संज्ञा पद या सर्वनाम पद क्रिया में साधन के रूप में जो उपस्थित होगा उसे कहेंगे कर्ण कारक। उसे क्या कहेंगे, कर्ण कारक। तो यहां पर क्या है, हाथ से। तो साधन क्या है, हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों चुराए, हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों चुराए। और क्रिया का प्रभाव, कर्ता द्वारा किया गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम
कर्म कहते हैं। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खिलौने चुर रहे हैं, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खिलौनों पर पड़ रहा है, तो कर्म क्या हो गया, खिलौने। तो ये आपको सेंटेंस याद रख के एज इट इज एग्जाम में लिखाना है, या कोई दूसरा सेंटेंस आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, फिर आप लिखोगे कारक की विशेषताएं। हिंदी की कारक व्यवस्था थोड़े बहुत अंतरों के साथ हिंदी की सभी बोलियों में एक जैसी, कारक व्यवस्था लगभग एक जैसी है। जैसे हिंदी और संस्कृत की अगर तुलना करें तो हिंदी में 6+2 8 ही मुख्य परसर्ग के रूप में है, लेकिन संस्कृत में 8 कारक हैं। ठीक है, विभक्तिक रूप मिलते हैं, है ना। हिंदी में जो कारक है वो लिंग वचन निरपेक्ष होते हैं, जबकि संस्कृत में लिंग वचन वो क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखनी है लिंग, अगर हिंदी और संस्कृत से तुलना करने को बोला जाए। तो परसर्गों का प्रयोग क्या होगा, 3 रूपों में होगा। परसर्गों का प्रयोग क्या होगा, 3 रूपों में होगा। परसर्ग का मतलब जो कर्ता, जो कारक हैं, कारक जो चिन्ह है उन्हें परसर्ग बोला जाता है। पहले विभक्तिक रूप होते थे जिनका स्थान किन्होंने ले लिया, परसर्गों ने ले लिया है। ठीक है, या तो लिख सकते हैं संज्ञा और परसर्ग। संज्ञा और कारक के स्थान पर होने वाले कारक चिन्ह जिनको बोलते हैं उनको परसर्ग बोलते हैं। तो संज्ञा और अगर परसर्ग आएंगे तो अलग अलग करके लिखना है। संज्ञा अलग लिखी जाएगी, परसर्ग अलग लिखा जाएगा। तो ने क्या है, परसर्ग है। राम ने, राम और ने, तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। देखिए, अगर कारक चिन्हों का एक टेबल होता है वो याद कर लीजिएगा, मैंने वो नहीं लिखा है। कर्ता ने काम को कारण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ऐसे करके आप बचपन में रटते रहते हैं उसको। ठीक है, तो उन्हीं से निकली हैं ये चीजें। ठीक है, तो क्या होगा, अगर संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और परसर्ग आएंगे तो दोनों को अलग करके लिखना। लेकिन अगर सर्वनाम के साथ आता है, अगर ये परसर्ग प्लस सर्वनाम है, ये गलत लिखा है। अगर परसर्ग प्लस सर्वनाम आता है तो उसे साथ में लिखते हैं, उसने, सर्वनाम प्लस परसर्ग। ये परसर्ग है भाई, काट के लिख लेना इसको, परसर्ग। ठीक है, और अगर एक से अधिक परसर्ग आएंगे तो पहला मिलाकर लिखेंगे और दूसरा अलग करके लिखेंगे। ठीक है, पहला मिलाकर लिखेंगे और दूसरा अलग करके लिखेंगे। क्लियर है। तो ये वाला मैंने समझा दिया है। ये वाला पोर्शन थोड़े देखिए खिचड़ी सी बनी हुई है नोट्स में, लेकिन चीज़ें सारी हैं, तो एक बार समझ लोगे तो वो इमेज आपकी बन जाएगी, पिक्चोरियल मेमोरी में सेट हो जाएगा। तो ये परिभाषाएं मैंने कारकों की यहाँ लिख दी है, हिंदी संस्कृत से तुलना यहाँ लिख दी है, और ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई चीज़ें आपको कम लगती हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो कारक व्यवस्था में केवल इतना ही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है लिंग व्यवस्था। अब जो लिंग व्यवस्था आती है वो आती है आपकी विकारोत्पादक तत्वों में। एक बार फिर से मैं वो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, उस चार्ट से चीज़ें याद आएंगी आपको। देखिए ये वाला चार्ट। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ ली है। क्रिया विशेषण क्रिया के साथ ही मैंने पढ़ा दिया था। कारक व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं, दूसरा डायमेंशन हम कवर कर चुके हैं। अब तीसरा जो है वो है विकारोत्पादक तत्व। वो क्या है, विकारोत्पादक तत्व। इसमें हमें लिंग, वचन और काल पढ़ना है। काल में कुछ नहीं होता है, 3 काल माने गए हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिंग और वचन अपन पढ़ेंगे और बाद में हम चलेंगे किसकी ओर, वाक्य संरचना की ओर। तो लिंग व्यवस्था पर अगला जो टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा नोट्स में फंसा हुआ सा लग रहा है ये, तो इसको थोड़ा ऐसे बोल्ड कर लेंगे तो ये अलग से टॉपिक लग जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि इसको 3.1 बोल दीजिए आप। विकारोत्पादक तत्व का पहला पॉइंट है। ठीक है, देखिए हिंदी में 2 ही लिंग माने गए हैं, है ना, कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 9 प्रत्ययों पर आधारित जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। देखिए संस्कृत में क्या थे, 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, अधिकांश जो नपुंसक लिंग के जो शब्द हैं वो किस में स्थानांतरित हो गए, वो पुल्लिंग में स्थानांतरित हो गए। इसीलिए 9 प्रत्ययों पर आधारित शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या है, पुल्लिंग है। वो 9 प्रत्यय कौन है, आनी ई, आनी, बड़ी ई, इन, इका, आइन और इया। 1-2 एग्जाम्पल याद रख लेना, पूरे के पूरे ऐसे रटने मत लग जाना। ठीक है, ठीक है, जैसे पंडिताइन, पंडित से स्त्रीलिंग क्या बनेगा, पंडिताइन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखने हो, जैसे हरा, हरी, काला, काली, लाल, लाली। ठीक है, इस टाइप से आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इन्हीं प्रत्ययों से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेंगे। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी में क्या है, 4 लिंग है,
नपुंसकलिंग भी है और उभयलिंगी भी है। ठीक है, गुजराती व मराठी में भी नपुंसकलिंग उपस्थित होता है। अधिकांश शब्द जो हिंदी में है वो किस में ट्रांसफर हो गए, पुल्लिंग में ट्रांसफर हो गए। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो कंपेरेटिव एक दो पॉइंट्स लिख देते हैं तो एग्जाम में अच्छा रहता है। ठीक है, फिर है लिंग व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याएं क्या हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न अगर लिंग व्यवस्था पर आता है तो आपको जरूर लिखनी है ये चीजें। प्राकृतिक या लिंग निरपेक्ष पदार्थों के लिंग निर्धारण की एक बड़ी समस्या होती है। दही, पानी, सड़क। दही खाई, दही खाया नहीं होता है। पानी पिया। सड़क क्या है, सड़क स्त्रीलिंग है। सड़क घूम गई, तो गई मतलब घूम गई, तो मतलब सड़क क्या है, स्त्रीलिंग है। बस क्या है, बस में चढ़ा। बस चढ़ी, तो बस क्या है, स्त्रीलिंग है। बस क्या है, स्त्रीलिंग है। टमाटर क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, जबकि भिंडी गोभी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये मतलब दिक्कत होती है, कोई स्टैंडर्ड नियम नहीं है प्राकृतिक या लिंग निरपेक्ष पदार्थों की। पदनाम है, पदनामों में लिंगों में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, अब इसका लिंग चेंज नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपत्नी तो नहीं कर सकते हम, तो इसके पदनामों के लिंग निर्धारण, लिंग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देशज विदेशज शब्दों के लिंग निर्धारण की समस्या है। पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन जब बनाते हैं तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया क्या होती है, बदलती है ना। मतलब क्या है कि इसको इधर से देखो, जब पुल्लिंग होगा, अलग से समझाता हूं, पुल्लिंग का एक वचन से बहुवचन जब बनाओगे तो क्या हो गया, मुख्य क्रिया बदलेगी, क्रिया क्या होगी, बदलेगी। जबकि स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं होता। ये इससे सब क्लियर हो जाएगा। पुल्लिंग एक वचन से बहुवचन, तो पुल्लिंग है लड़का, क्रिया है जाता, तो लड़का जाता है। अब पुल्लिंग से क्या किया आपने, एक वचन से क्या किया, बहुवचन, लड़के, लड़के से हो गया लड़के। अब देखो क्रिया बदल गई, जाते हैं। लेकिन स्त्रीलिंग में ऐसा नहीं है, लड़की जाती है और लड़कियां भी जाती हैं। तो ये जो क्लैरिटी नहीं है, ये समस्याएं हैं लिंग संरचना से जुड़ी हुई। 2-4 एग्जाम्पल आपको लिखना है। फिर जो हमने पढ़े थे विकारोत्पादक जो तत्वों की बात की हमने, उसका जो अगला है वो है हिंदी की वचन व्यवस्था। तो देखिए, वचन क्या होगा, जो संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, कुछ शब्द बहुवचन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे, और कुछ आंसू आदरसूचक जो शब्द हैं वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, प्राण गया नहीं होता, प्राण गए। आंसू आए, आंसू आया नहीं होता। दर्शन दिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, वचन व्यवस्था की कुछ समस्याएं हैं, या समस्याएं कह लीजिए, कुछ विशेषताएं, ज़्यादा बढ़िया होगा इसको कहना, है ना। कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जबकि बहुवचन के शब्द लगते हैं। जनता, जनता, घर, वर्षा, जबकि वर्षा लगता है कि भाई बहुवचन होगा, वर्षा की कोई एक बूंद थोड़ी है ना। और तुम एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ऐसे ही अकारांत जो विशेषण है वो वचन से क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अकारांत विशेषण मतलब विशेषण है जो, और जिसके अंत में क्या आ रहा है, आकारांत का मतलब अंत में क्या आ रहा है, आ, जैसे पकोड़ा। अब जब ये बहुवचन में वचन में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, अच्छे पकोड़े, विशेषण भी क्या होगा, बदल जाएगा। विशेषण भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, वचन बदला मतलब पकोड़ा हो गए पकोड़े, तो विशेषण भी क्या हो गया, बदल जाएगा। कुछ होते हैं जिसमें वर्ग लगा के आपको बहुवचन बनाना पड़ता है। अधिकारी, अधिकारीगण, श्रोता, श्रोतागण। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं किसकी, वचन व्यवस्था की। ठीक है, लिंग व्यवस्था हमने पढ़ लिया था, इसकी 1-2 विशेषताएं और यहाँ पर हैं, वो यहाँ पे देख लीजिए। जो हिंदी में होती है, जो क्रिया होती है वो लिंग के साथ बदलती है, जबकि संस्कृत और अंग्रेजी में क्रिया लिंग के साथ नहीं बदलती। उदाहरण दे दीजिए, देखिए जैसे सीता, सीता का ले लेते हैं। सीता, सीता गोज, सीता जाती है। राम गोज, क्रिया गोज, बट सेम है, लेकिन यहाँ पे सीता जाती है और यहाँ पे राम जाता है।
तो आपका लिंग बदला तो क्रिया बदल जाती है, ठीक है। फिर है एक विशेषता और है कि विशेषण जो होते हैं उनका स्वयं सिद्ध कोई लिंग नहीं होता, मतलब पहले से विशेषणों का लिंग तय नहीं होता, केवल आकारांत जो विशेषण है वो विशेष्य के अनुसार क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, या कह लीजिए लिंग के अनुसार परिवर्तित होंगे। काला आकारांत है, विशेषण है और आकारांत है, ठीक है, ठीक है। जैसे काला आदमी है ना, काला आदमी लेकिन काली औरत, तो ये क्या हो गया आपका विशेषण विशेष्य के अनुसार क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। फिर लिंग निर्णय की समस्याओं के उदाहरण दे दीजिए। जैसे प्राकृतिक लिंग निरपेक्ष शब्द जो हैं उनके लिंगों का चुनाव आसान नहीं होता, पहाड़, नदी, पानी, ठीक है। पदनामों को लेके हम देख चुके, ये व्याकरण को लेकर, ठीक है, ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो ये सारा हो गया हमारा विकारोत्पादक तत्व के जो 3 डायमेंशन थे वो हमने कर लिए। तो पहला पद संरचना हमने कर लिया, कारक व्यवस्था कर लिया, विकारोत्पादक तत्व कर लिया। चौथा जो है वो है हिंदी की वाक्य संरचना। वाक्य क्या होता है, वाक्य सार्थक शब्दों या पदों का वह व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में समर्थ हो। व्याकरणिक दृष्टि से अर्थबोधन की मूल इकाई को ही वाक्य माना गया है। तो सार्थक शब्दों का एक समूह होता है, और समूह कैसा होगा, क्रमबद्ध होगा, जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हो, उसे कहेंगे वाक्य। और व्याकरणिक दृष्टि से ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो वाक्य, एक सार्थक वाक्य में 3 शर्तें होती हैं जो होना आवश्यक हैं। वो 3 शर्तें क्या हैं, पहला है आकांक्षा, दूसरा है योग्यता, और तीसरा है सन्निधि। आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और सन्निधि होनी चाहिए। आकांक्षा का क्या मतलब है, आकांक्षा का मतलब है कि वाक्य में एक शब्द एक दूसरे के बिना अर्थबोधन नहीं करा सकता, ठीक है। एक शब्द एक दूसरे के बिना अर्थबोधन नहीं करा सकता, मतलब हर एक शब्द का अपना एक महत्व होता है। जैसे अगर हम केवल बोलें लाओ तो समझ में नहीं आएगा क्या बात कर रहे हो, लेकिन अगर हम बोल दें किताब लाओ तो एक अकेले शब्द की बजाय शब्दों का समूह जो होगा दूसरे शब्द का होना आवश्यक होता है, उसके बिना इसका बोध, अर्थ का बोध नहीं हो सकता, ठीक है। तो किताब लाओ के मध्य क्या है, आकांक्षा है, ठीक है। योग्यता, अभिप्राय व्यवहारिक दृष्टि से बाधित नहीं होना चाहिए, मतलब व्यवहारिकता में वो अर्थ उसका कुछ क्या है, अर्थ जो है वो बाधित नहीं होना चाहिए, अभिप्राय होना चाहिए उसका। जैसे इस उदाहरण से समझ में आएगा, पानी से लकड़ी सुखाओ, पानी से आग बुझाओ, ये क्या है, ये सार्थक व्याख्या नहीं है। वाक्य तो लग रहे हैं लेकिन उसमें योग्यता की क्या है, कमी है, उसमें क्या है, योग्यता की कमी है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होते हुए भी इसमें वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें योग्यता की क्या है, कमी है। और तीसरा है सन्निधि। सन्निधि में 2 कंडीशन फॉलो करना चाहिए, एक तो कालिक और एक दैशिक दृष्टि से पर्याप्त निकटता होनी चाहिए, पर्याप्त निकटता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एक शब्द आज लिख दिया, एक शब्द 3 दिन बाद लिखेंगे, तीसरा शब्द हम 5 दिन के बाद लिखेंगे, एक सार्थक वाक्य बना देंगे, नहीं, तुरंत आपको उसके सारे शब्द लिखने पड़ेंगे तभी वो वाक्य बनेगा। ऐसे ही ये तो हो गया कालिक दृष्टि से। दैशिक दृष्टि से मतलब ये नहीं हो सकता कि एक पेज पे मैंने लिख दिया राम, अगले पेज पे जाकर मैं लिख दूं जाता और फिर उससे अगले पेज पे लिखूं है। तो दैशिक दृष्टि से भी वो क्या होना चाहिए, वो पर्याप्त निकट होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि एक वाक्य में होगी तभी उसको सार्थक वाक्य कहेंगे। फिर वाक्य के भेद क्या क्या हैं, तो संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल कहेंगे। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य होंगे, स्वतंत्र होंगे, ये ध्यान रखना, स्वतंत्र होंगे और आपस में जुड़े होंगे। जबकि मिश्र में क्या होंगे, एक से अधिक वाक्य होंगे लेकिन एक मूल आधार वाक्य होगा और दूसरा क्या होगा, आश्रित वाक्य होगा, दूसरा क्या होगा, आश्रित, उसे उपवाक्य बोलेंगे। मिश्र में, संयुक्त में क्या होगा, दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे। ये उदाहरण देख लीजिए, पिछले कई दिनों से निरंतर बरसात हो रही थी जिसके कारण सड़कों की हालत जर्जर हो गई। दोनों स्वतंत्र हैं, मान लो एक को हटा भी दो तो भी दूसरा सार्थक वाक्य है, सड़कों की हालत जर्जर हो गई। और अगला भी नहीं लिखे, पिछले दिनों से निरंतर बरसात हो रही है। तो ये दोनों क्या हैं, संयुक्त वाक्य हैं क्योंकि दोनों
क्या हैं, स्वतंत्र हैं। जबकि मिश्र में क्या होगा, राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है। ठीक है, राम के पास आकर श्याम ने बताया कि कल अवकाश का दिन है। तो दोनों, एक मूल आधार वाक्य है और दूसरा क्या है, उसके ऊपर आश्रित वाक्य है, उसके ऊपर आश्रित वाक्य है। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, मिश्र वाक्य। क्या कहा जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया वाक्यों का, तीनों के प्रकार का, वाक्य के 3 प्रकार हो गए। थोड़ा सा लंबा चला गया है वीडियो, तो आज के बस इतने ही टॉपिक हैं, घबराइए नहीं। बाकी अगर कुछ है तो आप अपने आप देख लेंगे। आपको जो महत्वपूर्ण समझाना था वो था आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। उस चार्ट के, जो हमने शुरू में चार्ट बनाया था, मैं वापस उसी चार्ट पे ले चलता हूँ आपको। इस चार्ट से ही हिंदी की व्याकरणिक संरचना पूरी होती है और ये सारे डायमेंशंस हमने कवर कर लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज का सवाल आपको मिल जाएगा, तो उस सवाल को आप लिखेंगे और देखकर लिखें चाहे, लेकिन लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये आसान टॉपिक था, 2 दिन के बेस बना रहा था। सवाल हालांकि कम आते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। बाकी टॉपिक से अपभ्रंश, अवहट और पुरानी जो आरंभिक हिंदी है, उससे हर साल सवाल आना 100% तय होता है। तो वो हम कल शुरू करेंगे, अपभ्रंश से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कल से कुछ मैं MTR चीज़ें आपको याद दूंगा, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।